हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज हम डिस्कस कर लेते हैं 9 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पीडीएफ ले लीजिएगा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको डेली करंट अफेयर के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप मॉक टेस्ट भी लगाइए। एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं 9 अक्टूबर के करंट अफेयर पर। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच में है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात करें तो यह ट्रीटी हमको देखने को मिलती है यूएसए और रशिया के बीच में। दोनों देशों के बीच में 2011 में यह ट्रीटी हुई थी। इसमें इन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने पर काम करेंगे। न्यूक्लियर जो वेपन्स है दोनों के पास, उसको कम करने के लिए दोनों देश काम करेंगे। यह ट्रीटी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि यूएसए और रशिया के बीच में देखने को मिलती है। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो ये जो ट्रीटी है ना 2026 में खत्म होने वाली है, फरवरी 2026 में खत्म हो जाएगी। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, और इस पर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सहमति दी है। पहले एक और ट्रीटी थी इनके बीच में जिसे कहा जाता था ट्रीटी ऑफ मॉस्को। यह ट्रीटी 2012 में खत्म होने वाली थी, तो इसकी जगह पर इसको रिप्लेस किया गया और नई ट्रीटी साइन की गई न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से। इस वक्त जब इसे साइन किया गया था 2010 में, तब यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे और रशिया के प्रेसिडेंट थे दमित्री मेदवेदेव। इन दोनों के बीच में 2010 में इस ट्रीटी को साइन किया गया और फाइनली 5 फरवरी 2011 को यह लागू कर दी गई। वैसे शुरुआत में यह ट्रीटी केवल 10 साल के लिए थी, तो 2021 में यह खत्म हो रही थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाया गया था। और अब जब 2026 में खत्म होने वाली है, 5 साल के लिए उस वक्त बढ़ाया गया था 2021 में, 2026 में खत्म होने वाली है, तो एक बार फिर से इसे एक्सटेंड करने की बात चल रही है कि एक बार फिर से एक्सटेंड किया जाना चाहिए। दोनों देश इस पर राजी है। ये जो ट्रीटी है ना, कुछ समझौता हुआ था। हर देश के पास ज्यादा से ज्यादा 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स ही हो सकते, मतलब 1500 से ज्यादा ये डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे न्यूक्लियर वेपन। अगर कर रखे हैं तो उसको कम करेंगे और खत्म करेंगे। दोनों देशों के पास ज्यादा से ज्यादा 700 डिप्लॉयड न्यूक्लियर लॉन्चर्स और 800 टोटल लॉन्चर हो सकते हैं, उससे ज्यादा हैं तो ये उसको खत्म करेंगे। तो दोनों देश एक दूसरे की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका इंस्पेक्शन भी कर पाएंगे, ताकि यह देखा जा सके कि ट्रीटी को दोनों देश सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन को लेकर न्यू स्टार्ट ट्रीटी को साइन किया गया था 2011 में यूएसए और रशिया के बीच में। 2021 में खत्म हो रही थी, 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया और अब फिर से बढ़ाने की बात चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में रशिया और यूएसए 85% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करते हैं अभी जितने भी दुनिया में हैं। सबसे ज्यादा इन दो देशों के पास है, रशिया के पास सबसे ज्यादा है, 5459 न्यूक्लियर वेपन है। वहीं पर यूएसए की बात करें तो इसके पास भी 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलते हैं। कितनी बार न जाने पूरे विश्व को खत्म किया जा सकता है इतने न्यूक्लियर वेपन की मदद से। तो इसको कम करने के लिए इनके बीच में ट्रीटी है। सेकंड क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 का रसायन का नोबेल किसे दिया गया है ना? तो यहां पर केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट किया गया कल, और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से 3 साइंटिस्ट को दिया गया। एक है जापान के सुसुमु किटागावा, एक है रिचर्ड रॉबसन, ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और तीसरे है ओमार यागी, ये आते हैं यूएसए से। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। तीनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल। तीनों के देश याद रखिएगा, कभी कभी देश से भी क्वेश्चन आता है। तो सुसुमु किटागावा नाम से समझ में आ जाएगा, जापान के साइंटिस्ट हैं। रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं, और ओमार यागी यूएसए से बिलोंग करते हैं। अच्छा, किसकी खोज के लिए या किसकी डिस्कवरी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया? तो यह अवार्ड इनको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की डिस्कवरी के लिए दिया गया है। अब यहां पर बात आती है, सर क्या है मेटल ऑर्गेनिक? अगर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो यह क्या है?
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक प्रकार का मटेरियल है, ठीक है। तीनों ने मिलकर इसे डिस्कवर किया है, इसको बनाया है। देखिए मेटल का एक स्ट्रक्चर होता है, हर मेटल का एक ना कोई एक स्ट्रक्चर होता है। केमिस्ट्री में इसी की स्टडी की जाती है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये H2O से अलग होगा, सही है। तो सारे जो जितने भी मेटल मटेरियल होंगे उनका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए मटेरियल के स्ट्रक्चर के कारण ही उस किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। मटेरियल का क्योंकि स्ट्रक्चर है इसीलिए उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख पाते हैं। मटेरियल का स्ट्रक्चर उस मटेरियल के एटम से मिलकर बनता है। अब क्या होता है जब हम बात करते हैं MOF मटेरियल की, मतलब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की, जब हम बात करते हैं इस प्रकार के मटेरियल की बात करते हैं, तो इसके कॉर्नर में जो कॉर्नर होता है जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसके कॉर्नर में मेटल के आयंस होते हैं, ओके। और ये जो मेटल के आयंस होते हैं ना, ये कनेक्ट होते हैं एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, किसी भी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट से। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो कि कार्बन से मिलकर बने होते हैं या कार्बन के होते हैं। अब इसमें विशेषता ये होती है कि दूसरे जो भी हम मटेरियल देखते हैं उसका जो सॉलिड फॉर्म देखते हैं वो पूरी तरीके से पैक होता है, पूरी तरीके से चारों तरफ से ठोस होता है। लेकिन यहां पर हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से खोखला जैसा होता है। मतलब अंदर से इससे वायु पास हो सकती है, गैसेस पास कर सकती है। तो इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहां पर इससे देख पा रहे हैं तो, ठीक है। एक हो गई मेटल के आयंस हो गए, और फिर वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में आप ये जो देख रहे हैं ये छिद्र या खाली जगह आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक जाली अगर आपने देखी हो तो वो इसी तरीके की होती है जिसमें से वायु पास हो सकती है। अब क्या होता है, MOF मटेरियल के स्ट्रक्चर में होल्स होते हैं। अब क्योंकि ये और देखिए मेटल से बने, ओके, इसका जो हम कॉर्नर देख रहे हैं क्योंकि वो मेटल से बने, इसलिए जो इसकी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है कड़क होती है। चारों तरफ से ये कड़क होता है, बीच में छिद्र होते हैं जिससे वायु आपस में आराम से इजीली पास कर पाती है। अब देखिए जो तीनों साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने मिलकर इसकी खोज की है। 1989 में जो रिचर्ड रॉबसन है, उन्होंने पहला MOF का निर्माण किया था। MOF मटेरियल का पहली बार इन्होंने निर्माण किया था। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये अनस्टेबल था, तो इसका यूज कहीं पर करने में रियल वर्ल्ड में काफी दिक्कत आ रही थी। आगे चलकर सुसुमो किटागावा ने अपनी खोज में बताया कि इससे गैसेस को फ्लो करवाया जा सकता है। और इसके बाद जो उमर यागी, इन्होंने एक स्टेबल MOF का निर्माण किया जिसका अभी हम रियल वर्ल्ड में अभी भी यूज करते हैं। अब होता ये कि इसके बीच में से इजीली वायु आर पार हो सकती है। अब देखिए मटेरियल में होल या खाली जगह है, इसका फायदा यह है कि किसी प्रकार के केमिकल या गैसेस को इसमें से पास करवाया जा सकता है, इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, बीच में डाला जा सकता है और इससे निकाला जा सकता है। तो MOF मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो ऐसी कोई भी जगह जो पॉल्यूटेड एरिया है वहां पर जब हम इसको इंक्लूड करते हैं, उसमें डालते हैं, तो आराम से इसके छिद्रों में, खाली जगह में उस वायु में जो CO2 है वो इजीली इसके अंदर कैप्चर की जा सकती है। इन मटेरियल को बाहर निकाल के CO2 को वहां से वापस बाहर निकाला जा सकता है। अगर हमें हार्ट में कोई दवाई डायरेक्ट पहुंचाना है ना, कोई भी मेडिसिन पहुंचाना है, तो इस प्रकार के मटेरियल का यूज किया जा सकता है। उसमें उस दवाई को केमिकल फॉर्म में या गैसेस के फॉर्म में डालकर पर्टिकुलर हार्ट में अगर पहुंचाना है तो हार्ट तक उसको पहुंचा के उसके जो अंदर केमिकल है इस मटेरियल से बाहर हार्ट पे ले जाकर बाहर निकाला जा सकता है। मतलब डायरेक्ट वो दवाई उसी ऑर्गन पर इफेक्ट करेगी, उसी का इलाज करेगी जिसके लिए उसे बनाया गया है। अभी क्या होता है, हम जो दवाई लेते हैं हमने खाली, वो पूरी बॉडी में ब्लड के साथ फ्लो करती है और उसके बाद हमको पर्टिकुलर रिलीफ मिलता है। तो यहां पर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए भी दवाई को डेवलप कर सकते हैं। तो काफी सारे फायदे हैं। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है MOF मटेरियल का, तो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करने के लिए भी ये ज्यादा एरिया इसके पास होता है। तो फायदे काफी सारे हैं, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 ऐसी गैसेस को बहुत कम वॉल्यूम पर स्टोर किया जा सकता है।
इस प्रकार के मटेरियल के कारण। मटेरियल की गैप में मेडिसिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टोर करके एक पर्टिकुलर जगह पर उसे रिलीज किया जा सकता है बॉडी में। CO2 कहीं भी फिल्टर करने के लिए जो पॉल्यूटेड एरिया है वहां से CO2 को भी फिल्टर किया जा सकता है ताकि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को कम किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके। तो काफी सारे फायदे हैं। इन तीनों की खोज का श्रेय दिया जाता है 3 साइंटिस्ट को। एक है रिचर्ड रॉबसन, ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। सुसुमु किटागावा, ये आते हैं जापान से। और ओमार यागी, ये आते हैं USA से। तो इन तीनों को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल। आई होप समझ में आया होगा। ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए आपको यहां पर एक डेली स्टडी प्लान मिल जाएगा जिसको आप फॉलो कीजिए। आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट यहां पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को भी यहां पर चेक कर पाएंगे रोज। तो 90 डेज का ये आपके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्ड किया गया है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, आप यहां पर अपनी परफॉर्मेंस को इजीली चेक कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसे ज्वाइन कीजिए। और हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए स्क्रीन पर, यहां पर अगर आपको कोई भी हर्डल है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। चर्चित सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? यहां पर बात हो रही है STT की, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अगर आप थोड़ा सा नाम पे ध्यान देंगे तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। यह अभी सुर्खियों में है टैक्स। स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति या शेयर्स को खरीदने और बेचने पर जो टैक्स लगता है ना, उसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है, STT। अगर कोई शेयर मार्केट में बाइंग या सेलिंग करता है ना, तो उसको इसके बारे में बहुत इजीली पता होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना, मतलब प्रॉब्लम देता है जो भी बायर या सेलर है, क्योंकि ये टैक्स कंपलसरी है और हर बायर या सेलर को भरना पड़ता है। अब अभी सुर्खियों में क्यों है? तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है STT के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के STT के बारे में भारत सरकार से जवाब मांगा है। अगर STT इलीगल घोषित हो पाता है या ऐसा प्रूफ हो जाता है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर STT को खत्म कर दिया जाए। अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन याचिका सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। देखिए होता है क्या है, जब भी स्टॉक मार्केट में कोई शेयर को बाय या सेल करता है ना, तो उसको एक प्रकार का टैक्स देना होता है। यही होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी भारत में। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं किस तरीके से लगता है। शेयर की खरीद और बेचने पर यह कुछ 0.1% लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में इसका हिसाब अलग होता है, और फिर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ये अलग अलग तरीके से लगता है। यहां पर मेंशन कर दिए, पॉज करके देख लेना, इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो वो ये देख सकता है। अब देखिए इसके खिलाफ याचिका क्यों लगी। तो जो याचिका लगाने वाले हैं ना, एक ट्रेडर है असीम जुनेजा। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए याचिका लेकर STT के खिलाफ। इन्होंने कहा कि भैया ये जो डबल टैक्सेशन सिस्टम है ना, उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है STT, क्योंकि किसी भी चीज को लेकर डबल टैक्स नहीं लगाया जा सकता, और STT कहीं ना कहीं उसी तरीके का टैक्स है, यह कहना है असीम जुनेजा का। सर कैसे? देखिए किसी ने भी शेयर को खरीदा या बेचा, उसने STT भर दिया, टैक्स भर दिया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और जब अगर उसको प्रॉफिट हो जाता है ना, तो बाद में प्रॉफिट के बाद भी उसको टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसे कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। तो ये डबल टैक्स लग रहा है, जबकि शेयर को एक ही बार परचेस या सेल किया गया है। तो STT भी दे दिया, और इधर जब इनकम हो गई तो उस पर भी टैक्स दे दिया। इसके अलावा जो ट्रेडर है ना, उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, STT तो देना ही पड़ेगा। मतलब कोई अगर बायर या सेलर अगर लॉस में भी चले आता है, लॉस बुक कर लेता है, तो भी उस पर STT लगता है। तो इसके खिलाफ भी ये याचिका है। और ये भी कहा गया है कि भैया किसी भी प्रोफेशन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता इंडिया में। ये ट्रेडिंग इंडिया में एक प्रोफेशन है, और यहां पर ट्रेडिंग पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक ट्रेडिंग पे लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। मान लो किसी टीचर पर टीचर होने के लिए टैक्स लग गया, किसी डॉक्टर पर क्योंकि वो डॉक्टर है इसलिए टैक्स लग गया। तो इस प्रकार से कोई ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है इसलिए उस पर टैक्स लग रहा है।
तो ये इसके खिलाफ कुछ एक याचिका गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर जो भी हो कोर्ट का वर्डिक्ट, अभी तो केवल याचिकाओं को एक्सेप्ट किया गया है। अगर ये गलत मिलता है तो इन फ्यूचर इसे खत्म किया जा सकता है, जो कि थोड़ा मुश्किल सा है, पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अगर लॉ के अगेंस्ट है, तो ये खत्म किया जा सकता है। टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव, इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। तो आंसर हो गया यहां पर आंसर बी। ठीक है, तो टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव को हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए पूरा समझना पड़ेगा। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। इन्होंने कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, कुछ स्पीशीज जो जीवों की हैं उनको बचाने के लिए। आपको पता है अभी नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हमने पढ़ा था, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया गया था। इस दौरान यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कुछ जीवों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। बाकी तो पुराने हैं, उनके अलग फेजेस शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन पहले से चल रहा है, इसका सेकेंड फेज शुरू किया गया ताकि नदियों में और मरीन डॉल्फिन है उनका संरक्षण किया जा सके। प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर आलसी भालू, इनके संरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया। प्रोजेक्ट घड़ियाल पहले से चल रहा है, इसके एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है। यहां पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इंसानों और जो वन्य जीव है ना उनके कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ये एक और प्रोजेक्ट है जिसे अनाउंस किया गया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव। ये एक नई तरीके का नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज और एक अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया है। देखिए इसके तहत क्या किया जाएगा, वैसे ये 2025 से 2028 तक के लिए लागू किया गया है और इसके लिए ऑलमोस्ट 88.7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देखिए जंगलों में तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना उनसे बाहर भी जानवर आ जाते हैं, जो शेर और बाघ हैं वो बाहर भी आ जाते हैं, दूसरे जानवर भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी पता बाउंड्री के बारे में। तो इसको रोकने के लिए प्रयास करना है गवर्नमेंट को, इसके लिए सरकार कम्युनिटी और टेक्नोलॉजीज का यूज करेगी। आपको पता है भारत में दुनिया के 70% जो वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में 70 से 75% इंडिया में पाए जाते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर चले आते हैं, ह्यूमन और एनिमल के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, भिड़त हो जाती है, इंसान मर जाते हैं, कभी जानवर मर जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनको कम करने के लिए इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया है। इस इनिशिएटिव को 17 टाइगर स्टेट में और 80 फॉरेस्ट डिवीजन में लागू किया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करेगी। प्रोटेक्टेड एरिया में अलार्म वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे, एआई वार्निंग सिस्टम का यूज किया जाएगा, कैमरेज लगाए, जो भी कैमरा है उनको लगाया जाएगा, वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनको बताया जाएगा जानवर के बिहेवियर के बारे में, है ना, और उनको मिलाकर रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी ताकि टाइगर को रेस्क्यू किया जा सके अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है या फिर लोगों के एरिया में आ जाता है, ना कि उसे मार दिया जाए। तो इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा जीवों को। तो यह पूरा इनिशिएटिव है जो कि लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा इससे हाल ही में लॉन्च किया गया। यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? मतलब ऐसा जो अरेबियन कंट्री से आता है, ऐसा पहला डायरेक्टर जनरल यूनेस्को का बना है खालिद अल इनानी। आंसर भी। यूनेस्को के बारे में वैसे हमने काफी बार पढ़ा भी है ना, फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूनेस्को का। तो खालिद अल इनानी हाल ही में यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। अभी तक यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल थे आंद्रे एंजोले, ये आती है फ्रांस से। आंद्रे एंजोले फ्रांस से हैं, डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के। इनको रिप्लेस किया है खालिद अल इनानी ने। और अरब देशों से ये पहले डायरेक्टर जनरल बने हैं। किस देश से हैं? तो ये आते हैं इजिप्ट। इजिप्ट के गीजा के रहने वाले हैं। इजिप्ट के ये टूरिज्म मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं और अब यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए, खालिद अल
इनानी। देखिए, यूनेस्को का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में साइंस, आर्ट, कल्चर, टूरिज्म, इनके क्षेत्रों में काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की संस्था है, एक स्पेशल बॉडी। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलता है और अब डायरेक्टर जनरल इजिप्ट से आते हैं, खालिद एल इनानी। ठीक है। भारत और रशिया के बीच में इंद्र 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया जा रहा है? पहली चीज तो हमको यह नोट करना पड़ेगी कि इंदिरा जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किन देशों के बीच में आयोजित की जाती है। तो इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और रशिया के बीच में। ओके, इसका आयोजन 2025 में किया जा रहा है भारत के राजस्थान राज्य में। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इंदिरा के नाम से इंडिया और रशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज भी होती है और मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है। ठीक है, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है। 7 तारीख को यह शुरू हुई और 15 अक्टूबर तक राजस्थान का महाजन ट्रेनिंग सेंटर या ग्राउंड है, यहां पर दोनों देशों की आर्मी के मध्य में इंदिरा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। इंडिया और रशिया की आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, दोनों के बीच में सहयोग स्थापित करना, तालमेल बनाना, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज से अलग है। 2025 में इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। अब यहां पर इसके पहले नेवल एक्सरसाइज भी आयोजित की जा चुकी है इंडिया और रशिया के बीच में। 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई का जो कोस्टल एरिया है ना, यहां पर आयोजित की गई थी नेवल एक्सरसाइज इंदिरा। 14th एडिशन था इसका और इंद्र एक्सरसाइज की शुरुआत दोनों देशों के बीच में 2003 में की गई थी पहली बार। अब जो मिलिट्री एक्सरसाइज है राजस्थान में हो रही है और नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2025 इंडिया और रशिया के बीच में कहां हुई थी? चेन्नई, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर। मेरा हाउ चोंगबा त्योहार हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, क्योंकि ये जो राज्य ना ये है मणिपुर, और आप सभी को पता है मणिपुर हिंसा के कारण, वायलेंस के कारण 2-3 सालों से काफी सुर्खियों में। तो यहां से एक एक फैक्ट उठाइए जो जो मिल पा रहा है, वहां से क्वेश्चन आता है। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल ये मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। मणिपुर की जो लोकल कम्युनिटी है ना, वो एक मतलब मिलन, तालमेल के लिए, आपसी मिलन के लिए, है ना, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने के लिए एक फेस्टिवल मनाती है। 2025 में ये 7 अक्टूबर को मनाया गया है। मणिपुर में जो वहां की लोकल कम्युनिटी जैसे मैतेई और नागा ट्राइब्स स्पेशली ये सबसे ज्यादा मनाते हैं। हर साल मणिपुर में मनाया जाता है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। मणिपुर में मैतेई कैलेंडर के मेरा मंथ में से मनाया जाता है। यहां पर जो मेरा वर्ड है ना, वो मैतेई कैलेंडर का मेरा मंथ है, और ये अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखते हैं ना, तो ये अक्टूबर मंथ में आता है। तो ये मेरा मंथ का, जो मैतेई कैलेंडर का मेरा मंथ है, उसका 15वां चंद्र दिवस है, और ये हमको हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग अक्टूबर मंथ में देखने को मिलता है। और हाउ चोंगबा का अगर हम ये इसका हिंदी मीनिंग देखने जाते हैं तो एक भोज से भी लिया जाता है, और एक बड़ा आयोजन, बड़ी सभा, मिलना जुलना, इससे भी इसे देखा जाता है, और एक भोज से भी इसका मतलब निकलता है। तो हाउ चोंगबा का मतलब है इकट्ठा होना, बड़ा आयोजन करना, सभा करना और आपस में मिलकर मिलजुल बढ़ाना। तो एकता का प्रतीक है, पूरे मणिपुर राज्य में इसे मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताएं भी हैं काफी सारी, उसमें से एक भाई की कहानी आती है, 2 भाइयों की, जो कभी मणिपुर में रहते हैं, और एक भाई पर्वतीय क्षेत्रों में चला जाता है, एक भाई मैदानी क्षेत्रों में रहता है, और उनके बीच में एक समझौता होता है, एक ऐसा कि हम जिंदा हैं या नहीं इसे बताने के लिए हर 15वें दिन हम एक दूसरे को कोई ना कोई क्लू देंगे या कोई ना कोई ऐसी चीज बताएंगे कि भाई हम जिंदा हैं। तो जो मैदानी भाई है या फिर जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है, वो वहां पर आग जलाकर इस चीज को बताते थे कि हाँ भाई हम जिंदा हैं और अभी तक हैं। और फिर एक समय बाद हर
जब भी इनको समय मिलता था ये आपस में मिलकर मेलजोल बढ़ाते थे। तो इस तरीके की भी कहानी आती है, राजाओं के शासनकाल, साम्राज्य की भी कहानी आती है, पर इतना हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। पर आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरा हाउ चोगबा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, मैतेई और नागा ट्राइब्स के द्वारा। हर साल ये अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पहल विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विकसित भारत बिल्डाथॉन एक नेशनल इनिशिएटिव है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नाम सुना होगा, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे इंडियन शुभांशु शुक्ला। तो हाल ही में इन्हें एक नेशनल इनिशिएटिव विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, विकसित भारत बुल्डाथॉन क्या है। तो भारत में यूथ को इनोवेशन के लिए मोटिवेट करना, यूथ में इनोवेशन बढ़ाना विकसित भारत बुल्डाथॉन नाम के इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। इसे वैसे लास्ट मंथ सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसके तहत इंडिया में 6 से 12 क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको इनकरेज किया जाएगा ताकि वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इनोवेशन करें और इनोवेशन के माध्यम से उनकी जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। तो इसको नाम दिया गया विकसित भारत बुल्डाथॉन। 1 करोड़ स्टूडेंट को इससे जोड़ना, इस इनिशिएटिव से जोड़ना इस इनिशिएटिव का लक्ष्य। अब यहां पर जब बात हुई है शुभांशु शुक्ला की, तो हम इनकी बात करें। इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर और एस्ट्रोनॉट भी हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे इंडियन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च किया गया था जून मंथ में, तो इसके माध्यम से एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजा गया था। 4 एस्ट्रोनॉट गए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन इन्होंने बिताए थे। प्राइवेट मिशन था वैसे ये एक्सियोम मिशन। एक्सियोम स्पेस नाम की एक कंपनी है यूएसए की, उसके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि नासा और स्पेस एक्स की सहायता से यह लॉन्च किया गया था। 20 दिन 2 घंटे 59 मिनट का एक कार्यक्रम था। इसमें से आईएसएस पर, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सभी जो एस्ट्रोनॉट है वो 18 दिन रुके थे। लॉन्च डेट है जून 25। यूएसए के कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का रॉकेट है इसके माध्यम से। फिर जुलाई 15 को इन्होंने लैंडिंग की थी, 15 जुलाई 2025 को पैसिफिक ओशन में। अब यहां पर शुभांशु शुक्ला के नाम पर बहुत सारी उपलब्धियां आ जाती है। इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन, 41 साल के बाद राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, एक प्राइवेट मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर साइंटिफिक प्रयोग करने वाले ये पहले इंडियन साइंटिस्ट हैं या फिर एस्ट्रोनॉट है, ऐसा बोल लें। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नया सदस्य देश कौन बना है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज एक सही तरीके से किया जाए, सही और स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रसार को रोकना, कम करना, यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में इसमें जुड़ा है एक यूरोपीय देश, एक एशियाई देश जिसका नाम है मालदीव। मालदीव के मेंबर बनने के बाद अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के टोटल मेंबर हो गए हैं 181। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है पता चल गया। 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑस्ट्रिया के वीना में इसका हेडक्वार्टर है। राफेल ग्रोसी वर्तमान में अर्जेंटीना से आते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं और इसके मेंबर मालदीव को मिलाकर कितने हो गए हैं? 181। लास्ट क्वेश्चन, भारत अपनी पहली रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज को आईयूसीएन वर्ल्ड कन्वेंशन कांग्रेस में लॉन्च करेगा। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन है ना, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, आईयूसीएन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो एनुअल समिट होती है ना वो कहलाती है आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस या समिट।
इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में अबू धाबी, यूएई में। कहां किया जा रहा है? यूएई के अबू धाबी में। यहां पर इंडिया अपनी खुद की पहली रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज को जारी करेगा, आईयूसीएन के साथ शेयर करेगा। यूएई के अबू धाबी में 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो इंडिया निकालेगा लिस्ट, रेड लिस्ट निकालेगा, उसमें इंडिया की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका उल्लेख किया जाएगा। आईयूसीएन खुद की रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट निकालता है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? आईयूसीएन। इसमें दुनिया की प्लांट और एनिमल की ऐसी स्पीशीज होती है जो कि खत्म होने की कगार पे या विलुप्त हो चुकी है। जैसा भी कितना खतरा है उस आधार पर 9 कैटेगरीज में सभी स्पीशीज को डिवाइड किया जाता है, जैसे एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, और फिर अलग अलग कैटेगरी इसमें होती है। तो 9 कैटेगरी में रखा जाता है रेड डेटा बुक में किसी भी स्पीशीज को। आईयूसीएन की ये बुक है। इससे पता चलता है कि किसी भी स्पीशीज पर, किसी भी जीव की प्रजाति पर कितना ज्यादा खतरा है और उनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए प्रयासों को कितना ज्यादा तेज करना है। अब इसी तर्ज पर इंडिया निकाल रहा है एक रेड लिस्ट को, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज की रेड लिस्ट होगी। जब इंडिया ये जारी करेगा ना, तो हमारे जो साइंटिस्ट है उनको ऐसी स्पीशीज के बारे में पता होगा, डेटा मिलेगा जिनका कंजर्वेशन बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए। और सारा क्योंकि डेटा होगा, सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो कंजर्वेशन को भी और ज्यादा तेज किया जा सकेगा इंडिया में जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनकी। ठीक है, इससे भारत के कंजर्वेशन स्टेटस का भी पता चलेगा कि भैया इंडिया कितना ज्यादा, है ना, चिंतित है और कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी स्पीशीज को। इसके बारे में भी इस इंडेंजर्ड स्पीशीज की रेड लिस्ट से पता चल पाएगा, जो इंडिया शेयर करेगा आईयूसीएन से। तो यहां पर आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की बात हुई है। एक इंटरनेशनल समिट है, 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत रेयर आयोजन होता है, 4 साल लंबा टाइम होता है। 4 साल में एक बार आईयूसीएन इसका आयोजन करवाता है। पहली समिट 1948 में यूएसए में आयोजित की गई थी और लास्ट समिट का आयोजन किया गया था 2021 में फ्रांस में। और अब जो समिट है 2025 में यह आयोजित की जा रही है, कहां पर? यूएई में। डन। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इंपॉर्टेंट डेटा थे सारे। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा समिट का? सभी गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक मंच दिया जाता है ताकि वो नेचर कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा कर पाए। इसीलिए आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन करता है 4 साल में एक बार। तो यहां पर हमारे 9 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। एक एक फैक्ट, एक क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा एनबीएफसी सेक्टर के लिए किस संस्था को पहले सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, आंसर बी। फिर 2025 का भौतिकी का नोबेल सभी को मिला था, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। मेडागास्कर देश का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो यह है रुपिन फॉर्चुनाट। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है फिलीपींस में। हाल ही में शुरू की गई पीआरआईपी स्कीम का कुल बजट कितना है? तो यह है 5000 करोड़ रुपए। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, आंसर सी। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? यह हो जाते हैं संजू सैमसंग। पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान कहां लॉन्च की गई? इसे लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चर्चित भारतीय खिलाड़ी लिंथोई चानम्बम किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है जूडो से। और आफ्टर मी बुक किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को लिखा गया है एमजे अकबर के द्वारा। ठीक है ना। आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर,
इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है एमजे अकबर को। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थर्ड है यूनिकॉर्न के मामले में। पहले पर है यूएसए, दूसरे पर है चाइना, थर्ड पर है हम। हमारे पास यूनिकॉर्न है 64 इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लॉन टेनिस में डबल्स मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 36 फीट। मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू किया था? तो इसे अकबर ने शुरू किया था, मुगल शासक। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। बिल्हड़ किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? राजा का भी नाम बता दीजिएगा कि किस शासक के दरबार में थे। द बिग डिपर किस तारामंडल के 7 सबसे चमकीले तारों से बना एक तारामंडल है? फिर किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था? तीनों क्वेश्चन को आराम से पॉज करके नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, एप्लीकेशन से पीडीएफ ले लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए डेली करंट अफेयर के, और एक बार चेकआउट कीजिए। काफी सारी फ्री पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।